NGH. Now, ये बात सही है. Now, अब देखो ऊपर कर दो. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने देख लिया था. अब हम देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है. मैकेनिकल एनर्जी, सो दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. Possessed by a body is called mechanical energy. अच्छा, यानी जो इनका सम है वो क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी. अगर आपसे कहा जाए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है तो आप क्या कहेंगे? दैट इज E और प्लस EP. इन्हीं दोनों का सम क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी. और यही मैकेनिक्स में काम में आता है. सभी मशीन्स, इसी के नाम पे मशीन वर्ड भी पढ़ा है, इसी के नाम पे मैकेनिक्स भी पढ़ा है. और अगर कोई भी मोशन फ्री फ्रॉम ड्राइव हो तो ऐसी मोशन जो परपेचुअल मोशन है, अपने आप वो मशीन चलती रहेगी और उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट अस सी दैट सभी मशीन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में आपस में बदलते रहते हैं. लेट अस सी व्हाट इज परपेचुअल मोशन. परपेचुअल मोशन, तो जैसे कोई एक मोशन है, बात नहीं करो, ये देखो, actually impossible according to the first and second laws of thermodynamics. Basically states that it is something that can emit continuous energy without losing any energy forever until the end of time. Although that would be a great concept, it doesn't actually exist. But if it did exist, it would sort of look something like this. तो उसने पोटेंशियल बदल दिया ऊपर भेज के MGH. I purchased this thing on Etsy. It took me a few months to buy. I don't know why people order some of these मतलब है कि जो परपेचुअल मोशन में क्या होगा कि एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. ऑलवेज सच काइंड ऑफ मोशन जिसमें एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा उसे परपेचुअल मोशन कहते हैं. ऐसी बहुत सारी डिवाइस बन गई है और कई बार आप लोग विज्ञान भवन जाते हो या कहीं पर भी जाते हो तो ऐसी बहुत सारी डिवाइस हैं जिसमें ये काम होता रहता है. ठीक है. सो hey everyone, today I'm going to be showing you a ball that spins on its own. Okay, I have a ball bearing here. Just going to put it in the glass here and I'm going to spin it around in a circle. But watch, tapped it on its end and it broke the shell a little bit and it got it to balance straight up. I'm not adding any energy to it seemingly, but it's continuing to spin around in a circle and stay suspended above the surface like this. So how was I actually doing this? Well, I was using a device that's used to power परपेचुअल मोशन ऐसा होता है जो फ्रिक्शनलेस कर दिया जाए. I'm not adding energy to this at all. It's still going. ऐसे और भी एग्जांपल है दिखा रहे हैं. देखो. Criticized for how easy it was to do it. When I put some oil on the surface to pop up. So there you go. The device for creating the Egg of Columbus is really good for creating a secret device that can spin a ball around a cup like that. And thanks for watching another episode of the Action Lab. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. If you did, don't forget to subscribe if you haven't yet. And check out
बस ऐसे ही होगा जैसे हमने आपको दिखाया था कि अपने आप चलता रहे। ये जैसे ही हो रहा है अपने आप ये चलता ही रहेगा मशीन। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ परपेचुअल मोशन। एक बार काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में बदल रहा है, फिर पोटेंशियल एनर्जी से फिर काइनेटिक एनर्जी, और इस तरीके से यहाँ पर भी दिखाया गया है। ये बोतल पानी आधा आधा बोतल भर के एक टायर पे चिपका दो, बस ये घूमती रहेगी पूरा दिन, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जैसे ये देखो तो पानी ऊपर नीचे आ जा रहा है, और ये क्या है, अल्टीमेटली एक एनर्जी से दूसरे में वही पोटेंशियल बनी, फिर नीचे आ गई तो काइनेटिक बनी। तो इस तरीके से मोशन है। ये किस, अगर मेरा कहने का मतलब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ सर, इससे एनर्जी मत अभी बनती नहीं एनर्जी, इससे मैं ये दिखा रहा हूँ। मैं अगला आपकी जो बुक का है वो बताना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत क्या है। इसका मतलब है इफ देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ड्रैग भी ना हो, फ्रिक्शन भी ना हो, सब इसमें हटाया गया है और बहुत बहुत ज्यादा रिफाइंड वे में हटाया गया है। इफ बॉडी इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, सिर्फ क्या क्या फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स तो वो कभी भी डिसिपेट नहीं होते हैं, वो तो जमा किए जा सकते हैं। इफ बॉडी इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स देन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या यही आपकी बुक में लिखा हुआ है? जरा देखो कि बॉडी इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, इधर देखो तो इट रिमेन्स कंजर्व, यहीं पे लिखा होगा। ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, इसके आगे बढ़ो में दिखाना सर, ये 11 कहाँ पे? पुराने नंबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नहीं दिखा, ये देखो इन लोगों को दिखा, ये 11.7 है नई बुक में इक्वेशन, ठीक है? ये लिखो इस चीज को। सो 11.7 इक्वेशन, चलो अगर कोई भी एनर्जी डिसिपेट ना कर रही हो तो इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अमन उसको स्टेट करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई बात नहीं। नोएल, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बताओ। एनर्जी का हाँ बस सिंपल चीज तो सिखाई। ना एनर्जी को नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है। ये तो शुरू में बहुत पहले सिखाया था। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। सवाल तो सुनो, मैं पूछ क्या रहा हूँ। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज आइंस्टीन के द्वारा दी गई है। और अब कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो एनर्जी, इफ बॉडी, अब वो बात आई जो आप लोग बोल रहे थे, इफ बॉडी इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, देन ऐसा नहीं है कि इसमें फ्रिक्शन नहीं है। ये भी अगर पहिया घुमा दिया जाएगा तो 8 घंटे बाद रुक जाएगा। ये तुम ना सोचो नहीं क्यों नहीं रुक रहा। फ्रिक्शन को हटाया जा सकता है पूरी तरीके से? नहीं हटाया जा सकता। तो 8 घंटे 6 घंटे जिसने जैसा बनाया रुकेगा। सो थोड़ी थोड़ी एनर्जी कम होती जाएगी। देन क्या होगा बताइए? द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी या सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। समझ में आया बात? देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ
सिस्टम remains conserved। अगर फ्रिक्शनल फोर्स हटा दिए जाएं तो इसका मतलब है कि ई के और प्लस ई पी, यही तो मैकेनिकल एनर्जी है, तो वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ई के क्या होता है, हाफ, और ये क्या होगा, दैट बिकम्स कांस्टेंट। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब ये चीज कांस्टेंट है और यही मैथमेटिकल फॉर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। जैसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में भी ये बात कही गई है कि कल जो लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, सो allowed to fall when it is halfway down। 3 जगहों पे देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, इसका प्रूफ देखो, हमको ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बताओ, ये चीज तो प्रूफ करनी है। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है कई मंजिल ऊपर, यहां पर है और ये हाइट h है और इसका मास कितना है m। अगर ये यहाँ कहीं बीच में आ जाए और ये सबसे नीचे आ जाए, मैं इसको बीच में भी ले आता हूँ। बीच में करने का मतलब क्या, h/2 है, आधी हाइट कितनी हुई, h/2। अच्छा, जब सबसे ऊपर है तो इसमें ये बताओ, ये a पोजीशन है और ये क्या है, और c जस्ट अब ये टच ही करने वाला है, ज़्यादा बिल्कुल इसको आप थोड़ा सा ही बस ऐसे रखो, बस टच ही कर जाए, ठीक है कि नहीं। तो एट ए देखो, बताइए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी दिव्या क्या है, तो mgh कितना है बताइए, सबसे ऊपर mgh होता है कि नहीं, और काइनेटिक एनर्जी दिव्या क्या है, ये करेक्ट बताएं। देखो ये बहुत सही बताएं कि हाफ mv² लिख के v को 0 भी कर दे रही हैं, तो फिर कितना हो गया बोलो, क्योंकि वहां पे चली तो नहीं है तो 0 हो गया। अब बताओ यहाँ पर EP और प्लस EK क्या हुआ, क्या mgh प्लस 0, तो क्या आ गया mgh, ये तो A पर हुआ। अगर तीनों ही जगह है mgh आए तो बात बनी, तब तो मैं कह सकता हूँ भाई ये सही बात है, कांस्टेंट है, ये दिखाना है कि नहीं। अच्छा, अब आप एट डी निकालिए, अगर कोई चीज आधे रास्ते चल के आ जाए तो क्या उसमें कुछ फ्री फॉल में कुछ डिस्टेंस चले तो क्या कुछ स्पीड डेवलप हो जाएगी। तो अब उसके लिए आप ये करो कि v² और -u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो यहाँ पर हम g लगा देंगे, अब चूंकि एक्सीलरेटेड मोशन है तो v की जगह v² लिखो, हमें v निकालना है ना। यहाँ पर जब ये बॉल आ गई तो क्या इसके पास v स्पीड हो गई, और वो कितनी स्पीड हुई, क्या v भी हुई, कितनी स्पीड होगी यहाँ पे, क्योंकि b पे है ना, और u कितना था, और बताओ g कितना है, a तो g हो गया और s कितना है बताओ, आप अच्छा तो h/2 लिख दें, तो 2 से 2 कट गया, तो मुझे v² बताओ, यहाँ से देख के बताओ, GH सिर्फ GH आया, अच्छा GH आ गया, यहाँ तक आ गई। तो अगर ये v² है तो नोएल मुझे यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी बता दो, EK हाफ m v² लिख दें, बोलो है भाई, फार्मूला लगाया, लेकिन v² की वैल्यू यहाँ से डालना, मतलब v² तो तुमने किससे निकाल लिया, क्या ये थर्ड इक्वेशन ऑफ सुहाने ये बात समझ आई, ये आधे रास्ते चल के आ गया। तो अब ये ना, ये समझो कि यहाँ पर इसकी काइनेटिक अभी b पे है, तो बोलो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा हाफ m v², क्योंकि b वेलोसिटी होगी, v वेलोसिटी होगी, लेकिन v की जगह तुम रखने क्या जा रहे हो, v² की जगह रख दें,
तो कितना हो जाएगा हाफ MGH एम और इसकी जगह क्या रख दो GH जी एच, तो कितना आ गया बताइए हाफ एम जी एच। अच्छा अब मुझे ईपी भी तो बताओ, ये इतनी हाइट पर है, जमीन से जितनी हाइट पर होता है वही हाइट ली जाती है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे एम इंटू जी और इंटू क्या h/2 नहीं लिखेंगे, हाइट अब इतनी रह गई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, तो क्या हो गया बोलो एम जी h/2, और यहाँ भी कितना आ गया बोलो mgh/2। अब EP प्लस EK करो जरा जैसे यहाँ किया था, EP प्लस EK तो कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू mgh/2 प्लस mgh, तो mgh कॉमन ले लो और 1/2 प्लस 1/2 क्या 1 होता है, तो mgh आ गया कि नहीं, ये वही चीज आ गई। कहाँ पे बोलो, यहाँ पे ना, तो सबसे ऊपर पे बॉल है, अब तुमने उसके नीचे का कंस्ट्रेन हटा दिया तो गिरना शुरू कर देगी, तो उस पोजीशन पर तो सिर्फ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, कोई काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, लेकिन गिरने के दौरान हर पॉइंट पर उसकी मैकेनिकल एनर्जी का नुकसान नहीं होगा। क्या वही आ गई जो यहाँ की है, V सबसे ऊपर पे ना, सो एट हाईएस्ट पॉइंट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कोई भी जैसे फ्लावर बेस है, अब ये जब V कहाँ पे बताओ, V है ना, तो सबसे ऊपर है, तो इस A पॉइंट पर तो अब यहाँ से गिरना शुरू करेंगे ना, तो अभी यहाँ से भी पोजीशन तो उसकी इतनी है, उस पोजिशन पे ये फ्री फॉल है, बस छोड़ दी गई, तो मैं ये देख रहा हूँ क्या बीच की भी सभी अवस्थाओं में वही है इनका सम, तो यहाँ पर भी इन दोनों का सम वही है, यहाँ पर भी लेकिन अभी भी चेकिंग बाकी है। अब C पे चेकिंग बाकी है कि नहीं, तो C पे चेक कर लो, तो बोलो एट C, तो एट C क्या हुआ, अब मुझे बताओ जब C पे आ गए तो मयंक EP कितना हुआ mgh, लेकिन H की जगह क्या रखोगे mg, ठीक है, सो यहाँ इसको क्या लिखते हैं H वर्ड नहीं, जिससे यहाँ पर हमने क्या लिखा है mgh/2, सीधा वैल्यू 0 ही रख दो क्योंकि H तो हमारा नोटेशन है ना, H करके थोड़ी ना 0 लिखते हैं, तो फिर कितना आ गया बताओ, जब सबसे निचले बिंदु पर आ गया तो वहाँ इसके पास कोई हाइट बची क्या, अच्छा 0 जूल हो गया। अब EK की बात करो, तुम मुझे ये बताओ कि VC² और माइनस U² ये क्या होता है, 2AS होता है, तो VC² और माइनस 0² इंटू 2 और G, और कितना गिर के आया ये, क्या H गिर के आया है, कितनी डिस्टेंस चली इसने यहाँ से आता है H, तो बताओ VC² क्या हुआ 2GH, तो बताइए EK का क्या फार्मूला होता है, हाफ m VC², तो बोलो VC² की जगह क्या लिखें, यहाँ से देख के बताओ 2GH, अब 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया mgh आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो EP और EK, तो क्या उन दोनों का सम फिर से mgh आएगा, तो EP और प्लस EK दैट इज 0 प्लस mgh दैट इज इक्वल्स टू mgh। इससे ये पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर इस चीज को लिख दो मैकेनिकल एनर्जी एट B, ये कहाँ पे निकाल रहे हैं B पे, तो वो कितना आ गया, इसकी वैल्यू इतनी आ गई mgh, समझ में आया, EB EA भी लिख सकते हो, इसे क्या लिख दिया EA, A पर एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी हुई EB पर हुई, और ये कौन सी एनर्जी हुई EC पर, so EA is equals to EB is equals to EC, hence this proves the law of the conservation of mechanical energy if ball is released free from any air drag। एयर ड्रैग को हम कुछ नहीं मान रहे हैं, क्या लिखते हैं एयर EA is equals to EB is equals to EC, so mechanical energy of ball purely under gravitational force, अगर ग्रेविटी के अंदर में हो तो क्या होगा, अंडर
gravitational force is constant. Now, define mechanical energy, write law of conservation of mechanical energy and prove it. बी वाला फिर से समझो, ये देखो बी में सबसे पहले ये बताओ बी तक का सफर करके आया, तो बी पे आने पे v स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो बी पे इसकी क्या स्पीड है v स्क्वायर, यू कितना था, कितना चल के आया g है, ये तो g ले लो, कितना चल गया h/2, तो बोलो v स्क्वायर कितना हुआ gh, तो बोलो e k क्या होता है हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m और v स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, देखो v स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे बताओ, दैट इज हाफ mgh हुआ कि नहीं, mgh/2। अब ये बात करो EP, EP के लिए क्या लिखे बताओ, कितनी हाइट है जमीन से इसकी, h/2 हाइट है, जमीन से कितना ऊपर है, तो ये भी तो mgh/2 हो गया, तो mgh/2 और mgh/2 मिलके कितना होता है EP प्लस EK, तो दैट इज mgh/2 और प्लस mgh/2, ये कितना हो गया mg, तो ये फिर ये EP प्लस EK ही तो EB है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और ये क्या है, ये EA है क्या, वो भी mgh, ये भी mgh, और यहाँ से ये क्या है दिखाओ, EC भी क्या है बताइए, तो क्या तीनों इक्वल पाई गई, इससे पता चलता है कि वस्तु अगर संरक्षित बल के प्रभाव में हो तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा का क्षय नहीं होता और ये सतत रहती है। चलो हाँ ठीक है, इस तरह डायग्राम रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अगर 40 kg की चीज 5 मीटर ऊपर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये 5 मीटर ऊपर है एंड इट्स मास इज 40 kg, सो फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और अगर वो हाफ वे डाउन आ जाती है तब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ हाफ वे डाउन what will be its kinetic energy, यही तो पूछ रहा है। तो इसे हम दो मेथड से करेंगे, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करेंगे और एक इक्वेशंस ऑफ मोशन से। तो अभी बताइए एट हाईएस्ट पॉइंट इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दोनों ही सही होगी, तो EP बताओ, क्या m जी पूरा इस लेना पड़ेगा,
लेकिन m तो 40 है और g कितना ले लिया जाए, m में ऐसा कुछ था नहीं तो 9.8 लें और h कितना है 5, इसका इससे मल्टीप्लाई करो 49 आ जाएगा। अब 49 का 40 में कर दो तो 9 4 जा 36 और 4 4 जा मतलब 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16, 1960 जूल आ गया। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है जो कि कितनी है, और जबकि यहाँ पर ईके कितना होगा, ये रेस्ट पर है तो कुछ तो नहीं होगा, रेस्ट पर किसी चीज का काइनेटिक एनर्जी कुछ थोड़ी ना होता है। कर दिया था, इसको किस मेथड से करेंगे कि कैसे हो, वो तो आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन से किया था, लेकिन हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी इसको कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ एट मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एट हाफ वे डाउन, यहाँ आ गए हाँ हाफ वे डाउन, तो हाफ वे डाउन में बताइए तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ वे डाउन, उसे आप चाहे डैश बोल सकते हैं, कुछ तो सिंबल यूज करना पड़ेगा, तो वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे आने पे। अब ये कितना बच गया 2.5 मीटर, तो mgh/2 40 इंटू 9.8 और इंटू h/2 दैट इज 5/2 2.5 हो गया, 2 से इसको कट कर दिया 20 हो गया, बाकी आप मल्टीप्लाई कर दें 20 का 49 में तो कितना हो जाएगा, दैट इज 980 जूल, सही है। अच्छा बताइए हाफ वे डाउन में तो एट हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी क्या थी, तो जो वही हाफ वे डाउन पर भी होगी। सो एनर्जी एट मैकेनिकल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट हाफ वे डाउन। ऐसा क्यों होगा, इट इज एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए इसको लिखो EP और प्लस E के, जबकि इसको लिखो EP डैश और प्लस E के डैश, लेकिन इक्वल तो होंगे ना, कांस्टेंट होती है ना। अच्छा EP क्या निकाला था बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पे EP 1960 और उसी हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर था। यहाँ पर ये 980 हो गई है क्या 80 जूल, लेकिन E का तो नहीं पता है और यही हमें पूछ रहा है कि हाफ वे डाउन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो बताओ 1960 इज इक्वल्स टू 980 प्लस E डैश, तो E डैश क्या हुआ 1960 माइनस 980, तो ये कितना हो गया, तो हाफ वे डाउन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ वे डाउन इट्स काइनेटिक। देखो ये दिखाया कि जैसे तुमने नहीं दिखाया था शुरू में EA इज इक्वल टू EB, लेकिन ये खुद EA नहीं था, वो EP प्लस EK था, वास्तव में उन्हीं दोनों का तो सम था हर पॉइंट पर, तो इसलिए इन दोनों का सम कर लो, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये मिड वे है, तो 980 जूल। इसी चीज को अगर अमन करते तो वो किस मेथड से दूसरे मेथड कि एट हाफ वे डाउन, वो ये सब कुछ भी ना, ये तो लिखना पड़ता, पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है तो लिखना पड़ता, लेकिन एट हाफ वे डाउन, एट हाफ वे डाउन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड 2.5 मीटर अंडर फ्री फॉल। कितना, क्या वो अंडर फ्री फॉल नहीं गिरा, प्योरली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड 2.5 मीटर अंडर फ्री फॉल। तो ऐसे केस में नोएल क्या फार्मूला लगाया जा सकता है,
हाँ बहुत अच्छा। देखो वो अमन ही बता सकते वो किया है। तो दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as v। अब इसमें नोट बता लेंगे v कितना रखें, रुक जाओ। हाँ मैं ये देखो कितनी अच्छी बात बताई। वो तुम लोग एक ही स्कूल में नहीं पढ़ते हो ना, एक ही टीचर भी पढ़ाते हैं। और यू कितना रखें, ये करेक्ट है। इन्होंने कहा हम नोट गिन रहे तो मैंने जरूरी चीज तो हो जाए, नोट गिनना बहुत जरूरी लगता है। अरे ये समझ आ गया, हाफ वे डाउन हो गया। तो अब ये देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 का 2 में मल्टीप्लाई करो और 9.49 तो ये 5 आ गया 9.8 into 5 तो कितना हो गया v स्क्वायर 49 सही है। अच्छा v7 रख भी सकते हो और नहीं तो v स्क्वायर ही यूज कर लेंगे। अच्छा v स्क्वायर अगर यहाँ लिखते हैं तो इसकी यूनिट क्या लिखें, ये सही। इसी को कहते हैं इंटेलिजेंसी। और कोई होता अपने मतलब मीटर पर सेकंड, तुम बोला नहीं सर फिजिकल क्वांटिटी पे स्क्वायर है, इसकी यूनिट पे भी लगाओ। फर्क है आप में और उनमें सर 7 मीटर। हाँ 7 मीटर। तो मुझे v स्क्वायर ही यूज करना है, मैं v क्यों निकालूं, हमें तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना। तो E के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं हाफ इंटू 40 और क्या 49 लिखते हैं। v स्क्वायर की सीधी वैल्यू डाल दी और रूट निकालना हो तो रूट भी निकाल लो। तो बताओ 2 से कटा तो क्या हुआ 20 और ये 980 जूल हो गया। तो ये दूसरा मेथड है। ऊपर वाला सही है। तो ये कर ठीक है। अब जरा देखिए कि अब एक चीज कही जा रही है, अपनी बुक का फिगर देखो तो फिगर 11.8 देखो तो हम कहाँ रब कर 20 into 49 का क्या होगा? ठीक चलो यहाँ तक देखिए नाउ कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से यहाँ ले गए और एक कैसे ले गया है यहाँ से यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ और फिर यहाँ ले गया है, तो इस तरीके से है। अच्छा ये बताओ और ये कैसे ले गया है, तो ये ए पाथ है। बात करने से चंदन बात ही कर लोगे तो सीख क्या पाओगे। तो दैट इज किस पाथ से इस पेन को यहाँ से यहाँ तक ले जाएं, इस पाथ से कि इस पाथ से और या फिर इस पाथ से यहाँ, तो किस में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। एक हमने इस पाथ से लिया और एक है इस पाथ से और एक है ये कर इक्वल होगी। वो दिव्या ने बता दिया ना, क्योंकि बोलना एच पे डिपेंड करता है। अब ये जैसे ये फ्लावर बेस रखा है, मैं पूछूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट इसकी 1 मीटर है, बोलोगे नहीं नहीं हाइट नहीं, बताओ ले कैसे गए हो, क्या घुमा घुमा के तो नहीं लेके गए हो। हम कहेंगे हाँ इसको 20 करना, तभी तो एच पे डिपेंड ही नहीं करती कितना घुमाया होगा, वो सब नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पोटेंशियल एनर्जी इस चंदन ने पढ़ लिया था पहले, वो बता दिए। और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, बट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। जबकि फ्रिक्शन में ऐसा नहीं, फ्रिक्शन में अभी कम फ्रिक्शन है और ऐसे ऐसे चलो तो बहुत फ्रिक्शन हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ और कंजर्वेटिव फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दे डिपेंड ओनली ऑन एंड पॉइंट्स। ये सारी बात बोलो। सर ये फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ, बट ये conservative force does not depend on path, it depends on initial point and final point. इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट, समझ में आ गई बात। यही इस चित्र के माध्यम से आपकी बुक में दिखाया गया है। सो लिखो
That is potential energy at B. Potential energy at B in all the three cases is same. ये क्यों सेम होगी? क्योंकि it only depends on initial point and final point, as it only depends on initial position and final position. So जो EP है वो अब mgh हो जाएगी, सिर्फ ये h पे डिपेंड करेगी यदि इसका मास m kg हो तो, और हम ग्रेविटी के अंदर पे ले गए हों. सो इसी तरीके से जैसा कि उत्कर्ष ने बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और जबकि वर्क डन अंडर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ. समझ में आया कि नहीं? तो अगर वो पुली को सर पे रखना है, वो कहते हम तो घुमा घुमा के रखें, बोलो नहीं, तुमने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया, बस इतने का पैसा देंगे तुम सीधे ले जाते, उसको एक्स्ट्रा मत देना, कहेगा हम तो घुमा घुमा कर रहे थे. नो, यू विल गेट ओनली दैट मच. समझ में आया? तो वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन, वही तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा. ये बना कैसे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो है. तो क्या चीज कंजर्व रही? वर्क डन ही तो कंजर्व रहा. किसके अगेंस्ट किया होगा? ग्रेविटी के अगेंस्ट. तो क्या पाथ पे डिपेंड किया वो वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स. इस सेंटेंस को पूरा करो. वर्क डन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स. ये तो बहुत अच्छा बात है, इनकी बात ही में कितनी मधुरता है. हाँ बोलो. ये कई मतलब 15 मिनट से नहीं होंगी क्लास में, हम तो उतार रहे थे सर. हाँ आगे बोलो. वर्क डन, ठीक है, अंडर कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में क्या है? डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. while work done under non-conservative force depends on path. ये किसकी प्रॉपर्टी है? दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है. ठीक है कि नहीं? कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान है कि एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, और दूसरी क्या पहचान है? कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता. अगर तुमने यहाँ से यहाँ तक ले जाने में पेन में काम किया, और तो ये पेन यहाँ से यहाँ लाओगे तो कौन काम करेगा? क्या ग्रेविटी? नीचे गिरेगा. तो आधे में तुम्हारा काम प्लस का, और आधे में ग्रेविटी ने तुम्हें लौटा दिया. तो वर्क डन अंडर ए क्लोज लूप इज जीरो, क्योंकि हाफ पे पॉजिटिव हुआ और आधे में ग्रेविटी कर देगी. तो इसका क्या मतलब है? कि यहीं से यहीं ले आए, तो बताओ इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई कि नहीं? तो ऐसे में कोई वर्क ही डन नहीं हुआ. जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो कोई उसकी पोजीशन तुमने हटाया नहीं. तो तीसरी चीज क्या लिखे बताओ? वर्क डन इन ए क्लोज लूप अंडर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? जीरो. मान लो यहाँ से चले और तुमने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया. अब तुमको देखो हम ही काम कर रहे हैं, तुम थोड़ी ना कर रहे हो, ग्रेविटी कर रही है. तो तुम्हारा काम निगेटिव हो गया और यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव. तुमने 4 जूल काम किया, 4 जूल मिल गया. तो +4 और -4 मिल गया, कितना हुआ? वो वहीं का वहीं. उसकी जितनी अगर किया होता तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी ना बढ़ रही होती? इसका मतलब है तुम लेके वहीं आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी. तुम 20 बार लाओ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी कुछ, तो तुमने क्या काम किया? तो ये सेंटेंस हमने क्या बोला था थोड़ी देर पहले? रिपीट करो. वर्क डन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज लूप, है ना? ये पहले क्लोज लूप बोल दो. वर्क डन इन ए क्लोज लूप अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस. तीन प्रॉपर्टी बता दिया आपको. ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, समझो इसी के लिए चैप्टर बना है.
ये चैप्टर पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही बना है, और सबको वर्क डन ये सब शुरू से सबको आता है, बट यही 3 चीज़ें हैं जो मैंने दिखाई हैं, यही इस चैप्टर के मास्टर की हैं। वर्क डन इन ए क्लोज लूप अंडर कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये सब क्या कही जाती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। आप क्वेश्चन नंबर 10 करिए और ये 3 पॉइंट लिख के दिखाइए। किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्या फिगर तो बुक में था तो बना दिया, समझाना है ना बुक की हर चीज आपको, आपके माइंड में होना चाहिए कि ये चीज होती है। नहीं करता तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, बस उतारने चक्कर रहती है, उसे उतार नहीं समझती कुछ नहीं। इससे टेस्ट होगा ये लीजिए इस बार एक तो हेरॉन्स फार्मूला देंगे। सर आप 3 बार से यही कह रहे हैं। हाँ तो हेरॉन्स फार्मूला आ जाएगा और ये वर्क एंड एनर्जी कर देना और सर्कल सर्कल नहीं तो फिर एक कोन कर देना। हाँ चलो अब हटाया जाए नोएल लिखो फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, हीट एनर्जी क्या होती है? एनर्जी possessed by a body due to temperature। अब मिल जाएगी, देखो आज इतने चेक हो गए 10 पे, कल आपके मिल जाएंगे, क्योंकि संडे को होगा यही कर रहे हैं। एनर्जी possessed by a body due to temperature, ठीक है, इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? हीट एनर्जी। अगर किसी में टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या उसकी हीट एनर्जी उसमें ज्यादा होगी? जितना गर्म होगा उसमें हीट एनर्जी ज्यादा होगी। एंड डिफाइंड टेम्परेचर, अभिषेक टेम्परेचर क्या होता है? इशू ना बोले, इशू बताओ। हाँ बोलो। ये सर जैसा कि मैंने बताया कि टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ फूड, हॉटनेस ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी अगर बहुत गर्म है तो उसका टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी है तो उसे क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एनर्जी possessed by a body due to its chemical composition। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी वजह से जो, जैसे सेल में केमिकल एनर्जी। सो एनर्जी वो भी ये फूड एनर्जी भी एक तरीके की है। फूड एनर्जी इज ए काइंड ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। वो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस करती है तो एनर्जी पैदा होती है। नाउ एनर्जी possessed by a body due to its chemical composition।
केमिकल कंपोजिशन। इसका एग्जांपल है कोल। कोयले में एनर्जी है, और इसी तरीके से जो बैटरी है उसमें भी तो केमिकल भरे हुए हैं, तो वो भी हमें एनर्जी देती है। अब पेट्रोल डीजल वो भी केमिकल्स हैं, चलेंगे तो क्या उनसे एनर्जी मिलेगी। तो फूड एनर्जी इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल एनर्जी। फूड एनर्जी में भी केमिकल ही तो है फूड। सो फूड एनर्जी is also example of chemical energy. That is sound energy. So the energy which enables us to hear is called sound energy. It is produced due to vibrations. So सर किसकी वाइब्रेशन से पार्टिकल्स? किसी भी चीज एनर्जी possessed by, ठीक है, एनर्जी which enables us to hear, जो हमको सुनने में मदद करे उसे क्या कहेंगे? साउंड एनर्जी। It is produced due to vibration. Due to vibration. तो लाइक जमा करो। सो जैसे कि हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, तो ट्यूनिंग फॉर्क के मान लीजिए वाइब्रेशंस करते हैं तो इससे साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। ये इसमें ये फॉर्क्स हैं, और अगर हम इसको ऐसे करें इसमें ट्यूनिंग फॉर्क में एक वाइब्रेशन हो रहे हैं इसके फॉर्क में। कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी है, कौन सी एनर्जी से साउंड एनर्जी? वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी है तो इससे क्या होगा कि अगर इसके आसपास कोई ऐसी बॉल रख दी जाए, ये देखो, तो उससे क्या होगा? है कि नहीं? तो कई वाटर को स्प्लेश कर सकता है, कुछ भी कर सकता है इसमें वाइब्रेशन। तो अब जरा देखें, व्हाट इज लाइट एनर्जी? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। ये इनेबल्स अस टू हियर है, ठीक है। सो ऊर्जा का वह प्रकार जो हमें सुनने में मदद करे ध्वनि ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा का वह प्रकार जो हमें देखने में मदद करे उसे प्रकाश ऊर्जा कहेंगे। सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, वही तो लिखना है, which enables us to see, us to see। इतनी बात हो गई। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होती है? बोलो अमन। produced due to electricity. हाँ, when charge are moving, so energy produced या contained by the moving charges।
इज कॉल्ड एनर्जी कंटेन्ड बाय द मूविंग चार्जेस। मूविंग, अगर चार्ज इसमें चल रहा है वायर में तो क्या एनर्जी है, और जब सप्लाई चली जाएगी तो कोई चार्ज नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो एनर्जी पजेस्ड या कंटेन्ड बाय मूविंग चार्जेस is called electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जरा देखो इसके बारे में हम लोगों को आगे भी पढ़ना है, क्योंकि आगे एक दो क्वेश्चन इसी पर है। सो इलेक्ट्रिक करंट हैज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि करंट तो मूव करती है ना। इलेक्ट्रिक करंट हैज इलेक्ट्रिक आप 440 वोल्ट भी ले सकता है। और डीसी की बात करें तो ये 12 वोल्ट की डीसी होती है, जो यहाँ इन्वर्टर ही है। 40 वोल्ट डीसी भी आदमी को मारने के काम। तो डीसी जैसे ही तुम इसको छुओगे तो ये तुम्हें हटा देगा, हाथ में झटका लगता जाता है, और डीसी में हाथ चिपक जाता है तो वो बिल्कुल मार के ही छोड़ता है। एसी में अल्टरनेट है, प्लस माइनस बदलता रहता है, तो हाथ जैसे ही प्लस माइनस होगा तो रिपल्सन आ जाएगा, आप टच करके हटा लोगे। लेकिन डीसी बैटरी छू ली तो वो तुमने मरने के लिए टच किया। सो नाउ इलेक्ट्रिक करंट हैज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे आसानी से बदला जा सकता है किसमें, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी वेरी इजीली। इलेक्ट्रिक करंट से तुम भाई इलेक्ट्रिक बेल बजा लो स्कूल की, वो बजा देता है, स्विच बताता है, वो घंटी बज जाती है। साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, कुछ भी बदल लो। इलेक्ट्रिसिटी से तो आजकल सब कुछ हो रहा है। सो इट कैन बी कन्वर्टेड इजीली in other form of energy, ठीक है। नाउ न्यूक्लियर एनर्जी भी एक बहुत बड़ा है। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब क्या है, व्हेन न्यूक्लियर कोलाइड्स लाइट न्यूक्लियाई क्लोराइड्स, या न्यूक्लियर रिएक्शंस, हल्के हल्के न्यूक्लियाई मिल जाएं उनके कोलिजन से तो भी न्यूक्लियर एनर्जी है, और बड़ा न्यूक्लियस टूटे तो भी बहुत एनर्जी होती है। ये जो येलो कलर के नीचे लिखे हुए हैं ना, यूरेनियम के बाद पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट्स 92 एटॉमिक नंबर के आगे, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। येलो येलो करके नहीं दिख रहे हैं, इसकी एक भी रेडिएशन हमारे ऊपर पड़े, अल्फा बीटा गामा, तो जान चली जाए, इतने ज़्यादा हैं। तो मेरा कहने का मतलब है दो तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी है। हल्के हल्के, देखो सन में देखो क्या हो रहा है, सन के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, क्या इनके अंदर में एक एक प्रोटॉन है, ये दोनों आपस में टकरा जाएं तो टकराने के बाद इनके न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, फिर इसमें कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन किसके न्यूक्लियस में होते हैं, हीलियम। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना बताओ, अच्छा हीलियम, 2 हीलियम टकरा जाए तो 4 वाला कार्बन बन जाएगा, और ऐसे टकराते चले जाए तो कभी सिलिकॉन बन जाए। सिलिकॉन का तुम्हें मालूम है कितना होता है, ऐसा ऑक्सीजन बन जाएगा, फिर 2 टकराएंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर और आगे बढ़े तो कभी न कभी सिलिकॉन बन जाएगा कि नहीं, सिलिकॉन। और यही SiO2 है, धरती है, पहले सूरज हुआ करती, आज हम चल रहे हैं। और अभी इसके अंदर भी रिएक्शन चल रही है, और टकराएंगे, निकिल तक सबको जाना है, क्योंकि निकिल सबसे स्टेबल है, 10 नंबर पे सबसे ऊपर देख रहे हो, उसका न्यूक्लियस सबसे स्टेबल है, वो किसी में बदलता। जब सारी दुनिया निकिल में बदल जाए, समझ में आया, उसका न्यूक्लियस सबसे स्टेबल माना जाए। और तुम लोगों ने ये भी सुना होगा कि नीफा, हम लोगों के कोर में निकिल और आयरन ही है। जब सीमा और ये सब पढ़े थे कि नहीं, मैग्नीशियम और ये सब के हमारे चारों तरफ क्या है, तो वहीं इसके कोर में क्या है, निकिल और आयरन ही तो है। तो सब तरफ रिएक्शन हो रही है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में हैवी न्यूक्लियाई टूट रहे हैं। हैवी न्यूक्लियाई का मतलब क्या है बताओ, ये यूरेनियम में 92 प्रोटॉन है
और ये क्या होता है बताओ? रेडियम। टूट रहा है, तो टूट करके क्रिप्टॉन बना रहा है। क्या बना रहा है? और बेरियम, ये कुछ नहीं है। के आर वर्ड पढ़ो, 18th ग्रुप में के आर लिखा है। और बेरियम सेकंड में पढ़ लो, लास्ट में बेमक का सर 12, बेमक का सर बी लिखा है कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है जो न्यूक्लियर रिएक्शन है दो तरीके से हो सकती है, एक जुड़कर और एक टूटकर। सो दैट इज combining of lighter nuclei to form heavier nuclei is called nuclear fusion। फ्यूज हो गए, जुड़ गए, या उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। और स्प्लिटिंग ऑफ heavier nuclei into two lighter nuclei is called nuclear fission। Both of these release a lot of energy and it is called nuclear energy। The energy released due to nuclear reaction is called nuclear energy। ये लिख लो, फिर बाकी अगले में बताएंगे दोनों क्या है, ये इम्पोर्टेंट। न्यूक्लियर रिएक्शन released due to nuclear। इसी रिएक्शन में 10 ग्राम यूरेनियम से डाला गया था हिरोशिमा नागासाकी में, और ये जज्ब भी देखा है वक्त की नजरों ने कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आज तक वहां पर अपंग पैदा हो। जितना बस पढ़ा दिया इतने तक ही है, पिछले हफ्ते का दिया रह सकते जो हाँ जितना नहीं कवर हुआ है। ऐसा कुछ छोड़ना नहीं, कर ही लेना। कुछ शुरू में पूछा नहीं था, हल्का फुल्का ही पूछा। वर्क का डेफिनेशन दो, तो बाकी आप कर लेना। तो पूरी एक्सरसाइज सरफेस एरिया वाली और यूरोस कर लूँगा। बोलो।